दोस्तों 9 मार्च 2001 में ये वो दिन था जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक आदमी की वजह से पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। और ये क्रैश इतना बड़ा था कि बैंक ऑफ इंडिया के 137 करोड़ रुपए गायब हो गए थे। माधवपुरा बैंक डूबने लगा था और हज़ारों मिडिल क्लास फैमिलीज़ की 20-20 साल की कमाई एक रात में डूब गई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस पूरे स्कैम के पीछे एक ही आदमी था। उसका नाम था केतन पारेख। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि केतन पारेख ने 40,000 करोड़ रुपए का ये खेल कैसे खेला, बैंकों ने कैसे मदद की और सबसे बड़ी बात 2025 में वो फिर से कैसे पकड़ा गया, वो भी एक जेम्स बॉन्ड स्टाइल ऑपरेशन में। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों पहले समझते हैं कि ये केतन पारेख था कौन। देखो 1990 के दशक का टाइम था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक नाम बहुत फेमस था, हर्षद मेहता, बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट। उसने 1992 में इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक स्कैम किया था, जब हर्षद मेहता के पास एक फर्म थी, ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट, और इस फर्म में एक यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करता था। उसका नाम था केतन पारेख। केतन ने अपने पिता की स्टॉक ब्रोकिंग फर्म NH सिक्योरिटीज से करियर स्टार्ट किया था, लेकिन जब वो हर्षद मेहता के साथ काम करने लगा तब उसने स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन की असली कला सीखी। 1992 में जब हर्षद मेहता का स्कैम पकड़ा गया, उसके बाद 1999 से 2000 आते आते दुनिया में इंटरनेट का क्रेज आ गया था और केतन पारेख ने सोचा क्यों ना IT स्टॉक्स के साथ गेम खेला जाए। और यहीं से शुरू होती है K10 स्टॉक्स की कहानी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। केतन पारेख ने 10 स्टॉक्स सेलेक्ट किए। कुछ लोग इन्हें K10 स्टॉक्स कहते थे, कुछ लोग केतन पारेख स्टॉक्स। अब सवाल ये है, केतन ने इन्हीं स्टॉक्स को क्यों चुना? क्योंकि ये सब कंपनीज IT और टेलीकॉम सेक्टर की थी और उस टाइम पे .com बूम चल रहा था। तो लोगों को लगता था कि ये कंपनीज नेक्स्ट गूगल, नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट बन जाएंगी। लेकिन इन स्टॉक्स में एक और ख़ास बात थी, लो फ्री फ्लोट। मतलब इन कंपनीज के ज़्यादातर शेयर्स प्रमोटर्स के पास थे। मार्केट में ट्रेडिंग के लिए बहुत कम शेयर्स अवेलेबल थे और यही केतन की स्ट्रैटेजी की जान थी। देखो केतन ने क्या किया, उसने सर्कुलर ट्रेडिंग नाम का एक टेक्निक यूज़ किया। इसका मतलब था, मान लो मेरे पास एक पुरानी बाइक है, मैं उसको अपने दोस्त राहुल को 20,000 रुपये में बेच दूंगा। राहुल उसको अमित को 25,000 रुपये में बेचता है। अमित उसको मुझे वापस 30,000 रुपये में बेच देता है। अब अगर आप बाहर से देखो तो लगेगा कि इस बाइक की डिमांड बढ़ रही है और प्राइस बढ़ रही है, लेकिन रियलिटी में हम 3 लोग ही बारी बारी से वही बाइक एक्सचेंज कर रहे हैं। यही टेक्निक केतन ने स्टॉक्स के साथ यूज़ की। उसने अपने ब्रोकर फ्रेंड्स के साथ मिलकर कार्तिक मेहता, शैलेश मेहता और कुछ और ब्रोकर्स एक ही स्टॉक को बार बार आपस में बाय सेल करना शुरू कर दिया। रिजल्ट, स्टॉक का ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा दिखने लगा और वॉल्यूम देखकर बाकी इन्वेस्टर्स को ऐसा लगा कि स्टॉक में तो बहुत एक्शन हो रहा है। और जब रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तब असली खेल शुरू होता है। जी टेलीफिल्म्स का शेयर मार्च 2000 में था 127 रुपये और अक्टूबर 2000 तक पहुंच गया 10,000 रुपये। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया था तो 7 से 8 महीने में वो बन गया 78 लाख रुपए। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है दोस्तों, स्टॉक्स को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, तो केतन पारेख के पास इतना पैसा कहाँ से आया? और यहाँ पे आता है इस स्टोरी का सबसे ट्विस्ट पार्ट, बैंकों की इन्वॉल्वमेंट। केतन पारेख ने 3 बैंकों को यूज़ किया। एक, माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। ये एक छोटा सा कोऑपरेटिव बैंक था अहमदाबाद में। एक ब्रोकर को मैक्सिमम 15 करोड़ रुपए का लोन मिल सकता था, लेकिन केतन पारेख ने इस बैंक से 800 करोड़ रुपए निकाल लिए। कैसे? क्योंकि बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर केतन के साथ थे। उन्होंने फेक पे ऑर्डर्स इशू कर दिए। मतलब केतन को ऑफिशियली लोन नहीं मिला, पर उसने बैंक के नाम से 800 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिए। 2, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक। ये मुंबई का एक प्राइवेट बैंक था और इंटरेस्टिंग बात यह है कि केतन पारेख खुद इस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक था। मतलब वो खुद बैंक को चला रहा था और खुद ही उस बैंक से पैसा ले रहा था। 3, उत्तम कोऑपरेटिव बैंक। इस बैंक से भी केतन ने करोड़ों रुपए लिए, सेम टेक्निक से। अब देखो, ये बैंक्स केतन को पैसा क्यों दे रहे थे? क्योंकि दोस्तों बैंकों को भी फ़ायदा हो रहा था। जब स्टॉक प्राइसेस बढ़ रहा था तो केतन बैंकों को इंटरेस्ट दे रहा था और बैंकों को लग रहा था कि उनका पैसा सेफ है क्योंकि शेयर्स की वैल्यू तो बढ़ ही रही है। लेकिन ये तो सिर्फ एक तरफ का पैसा था। दूसरी तरफ केतन ने कंपनीज के प्रमोटर्स के साथ भी डील की थी। मान लो
HFCL कंपनी के प्रमोटर चाहते थे कि उनके स्टॉक की प्राइस बढ़े, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ गई तो वो ज़्यादा शेयर्स इशू करके मार्केट से पैसा रेज कर सकते थे। केतन ने उन पैसों से वही स्टॉक खरीदा और प्राइस बढ़ाया। ये था पूरे नेक्सस का स्ट्रक्चर। बैंक्स दे रहे थे पैसा, प्रमोटर्स दे रहे थे फंड्स, ब्रोकर्स कर रहे थे सर्कुलर ट्रेडिंग, मीडिया कर रही थी हाइप, और बीच में मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा रहे थे। 28 फरवरी 2001 यूनियन बजट अनाउंस हुआ। गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स चेंजेस किए जो स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव थे। मार्केट में थोड़ा करेक्शन आना स्टार्ट हुआ और फिर 9 मार्च 2001 बैंक ऑफ इंडिया ने एक कंप्लेंट फाइल किया। बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि केतन पारेख ने उनके साथ 137 करोड़ रुपए की फ्रॉड की है। उसने बैंक के नाम पर फेक पे ऑर्डर्स बनाए हैं। जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आई, इन्वेस्टर्स को समझ आ गया कि केतन जो कर रहा था वो इलीगल था, और अगर केतन के पास एक्चुअली में पैसा नहीं है तो ये सारे स्टॉक्स मैनिपुलेटेड हैं। और फिर शुरू हुई सेलिंग। जी टेलीफिल्म्स 10,000 रुपये से सीधा 90, HFCL 1,200 रुपये से 6, ग्लोबल टेली सिस्टम्स 975 रुपये से 2। सेबी की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग केतन पारेख के स्कैम की वजह से इन्वेस्टर्स का एस्टिमेटेड लॉस था 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा था। और बैंक्स, माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो गया। हज़ारों अकाउंट होल्डर्स की सेविंग्स डूब गई। बैंक के चेयरमैन को जेल भेज दिया गया। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में फोर्सफुली मर्ज करना पड़ा। RBI को बीच में आना पड़ा और केतन पारेख को मार्च 2001 में अरेस्ट किया गया। केतन पारेख के अगेंस्ट मल्टीपल केसेस रजिस्टर हुए। 2008 में कोर्ट ने उसको 2 साल की जेल की सज़ा सुनाई। सिर्फ 2 साल, 40,000 करोड़ के स्कैम के लिए। मतलब समझो, उसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, बैंक्स डुबा दिए, इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया, और सज़ा सिर्फ 2 साल जेल। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये इंडिया की लीगल सिस्टम की फेलियर नहीं है, ये उस टाइम के रेगुलेशंस की कमज़ोरी थी। केतन ने जो किया वो टेक्निकली बहुत ग्रे एरिया में था। सर्कुलर ट्रेडिंग इलीगल नहीं थी ऑफिशियली, बैंक लोन्स लेना इलीगल नहीं था, कंपनीज के प्रमोटर से फंडिंग लेना टेक्निकली लीगल था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, केतन पारेख ने जो लूप होल्स का यूज़ किया था उनको फिक्स किया गया और सेबी ने न्यू रूल्स बनाए। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। जनवरी 2025, मतलब अभी कुछ महीने पहले की बात है, सेबी ने एक नया ऑर्डर इशू किया है जिसमें केतन पारेख फिर से पकड़ा गया। इस बार चार्ज था फ्रंट रनिंग। अब ये फ्रंट रनिंग क्या होती है? मान लो मैं एक ब्रोकर हूँ, मेरे पास एक बड़ा क्लाइंट है जिसने मुझे बोला मैं कल रिलायंस के 100 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदना चाहता हूँ। अब मैं ये जानता हूँ कि जब कल ये इतने बड़े शेयर्स खरीदेंगे तो रिलायंस का प्राइस बढ़ जाएगा, तो पहले मैं चुपचाप अपने पर्सनल अकाउंट से रिलायंस के शेयर्स खरीद लेता हूँ। फिर क्लाइंट का ऑर्डर एग्जीक्यूट करता हूँ, प्राइस बढ़ जाता है और फिर मैं अपने शेयर्स प्रॉफिट में बेच देता हूँ। ये है फ्रंट रनिंग और ये कम्प्लीटली इलीगल है। सेबी की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग केतन पारेख ने 2021 से 2022 के बीच में ये स्कैम किया और इसमें उसने 65 करोड़ 70 लाख रुपए का इलीगल प्रॉफिट कमाया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि केतन ने अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए क्या क्या किया। सेबी की रिपोर्ट में लिखा है, केतन मल्टीपल कोड नेम्स यूज़ करता था, जैक, जॉन, भाई। उसने 15 से अधिक डिफरेंट फ़ोन नंबर्स यूज़ किए। हर बार ट्रांजैक्शन के लिए न्यू सिम कार्ड्स लिए, होटल बुकिंग्स फेक नेम से किए, मतलब बिल्कुल एक स्पाई मूवी जैसा। लेकिन सेबी का इन्वेस्टिगेशन टीम बहुत स्मार्ट था। उन्होंने क्या किया, वो होटल की ट्रैवल हिस्ट्री मैच किया, फिर फ़ोन कॉल्स की IMEI ट्रैकिंग की, डेटा एनालिटिक्स यूज़ करके पैटर्न्स देखे और फाइनली प्रूव कर दिया कि ये सारे जैक, जॉन, भाई सब केतन पारेख ही थे। मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, सेबी ने बहुत सॉलिड इन्वेस्टिगेशन की है। सेबी ने केतन पारेख और उसके एसोसिएट्स को परमानेंट बैन दे दिया है, मतलब अब वो कभी भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। 65 करोड़ 70 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट रिटर्न करने का ऑर्डर और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का केस भी चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी केतन पारेख की कहानी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो 40,000 करोड़ का स्कैम कर गया, बैंक्स को डुबा दिया, हज़ारों फैमिलीज बर्बाद कर दिए और फिर 20 साल बाद फिर से पकड़ा गया। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको लगता है कि इंडिया में फाइनेंशियल स्कैम्स के लिए पनिशमेंट इनफ है या फिर और स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। मैं राहुल सिंह, मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।